देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। हमारी आज की अड़ी में आप सबका स्वागत है। देश की राजधानी दिल्ली का जो हाल है, क्या वो वाकई बेहाल है? बीते 24 घंटों में दिल्ली में कोविड-19 के 1500 से ज्यादा मामले सामने आए। वहीं इस वायरस ने सिर्फ 24 घंटे में 48 लोगों की जान ले ली। स्थिति भयावह होती जा रही है। तो क्या अब राजधानी में भी आने वाले दिनों में हालात मुंबई और वुहान जैसे होने वाले हैं? केंद्र और दिल्ली दोनों की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। हालांकि ICMR ने आज एक आंकड़ा सामने रखा और बताया कि देश में अभी कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू नहीं हुआ है। ICMR ने दावा किया है कि प्रभावित जिलों में 0.73% आबादी ही कोरोना की चपेट में है। लेकिन दिल्ली सरकार 2 दिन से दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड की ओर इशारा कर रही है। अब ऐसे में आज की अड़ी में सवाल है कि दिल्ली में मिशन कोरोना इम्पॉसिबल हो चुका है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता होंगे। साथ ही दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। क्या दिल्ली बनेगा वुहान? क्या मिशन कोरोना इम्पॉसिबल है? दिल्ली आउट ऑफ कंट्रोल क्यों? ये चंद सवाल हैं जो हर दिल्ली वासी पूछ रहा है, क्योंकि जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बेहद ही डरावने हैं। 1 से 7 जून के डेटा के मुताबिक 100 टेस्ट में करीब 30 लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं। ये डेटा खुद दिल्ली सरकार की ओर से जारी किया गया। इन 7 दिनों में दिल्ली में 311 लोगों की जान गई है। सदी की, पूरे सेंचुरी की सबसे बड़ी त्रासदी है। 1918 में, आज से 100 साल से भी ज्यादा पहले, 1918 में पूरी दुनिया के अंदर स्पेनिश फ्लू आया था। वो 18 से लेकर 1920 तक चला था। वो त्रासदी दोबारा से आई है और उसी फैमिली का वायरस है ये। एक बड़े खतरे का अंदेशा दिल्ली सरकार को अच्छी तरह से है। बावजूद इसके 3 महीने की तैयारियां कैसी हैं, यह अब भी सवाल बना हुआ है। सरकार एक्सेल शीट लेकर यह जरूर बता रही है कि 31 जुलाई तक 80,000 बेड की जरूरत होगी, पर इतने बेड आएंगे कहां से? और अगर इंतजाम कर भी लिए गए तो डॉक्टर, नर्स और स्टाफ कैसे जुटाए जाएंगे? इस पर अभी भी सटीक खाका कोई भी खींचने को तैयार नहीं है। देखिएगा, मैंने बताया ये वॉर लाइक सिचुएशन है। इसके लिए हमारे को काम ज्यादा भी करना पड़ेगा और जहां से भी हमें लोग मिलेंगे हम जरूर उनको भर्ती करेंगे। मंत्री जी लेंगे नहीं, लेना ही पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली के हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। ये आप खुद ही मान रहे हैं। लिहाजा अभी भी वक्त है, तैयारी पहले से ही करनी ही पड़ेगी। मगर जो तस्वीरें दिल्ली के सरकारी अस्पतालों से सामने आ रही हैं, उन्हें भी देखकर हैरानी होती है और डर भी लगता है कि जब सिर्फ 8,000 बेड के साथ मरीजों की, मृतकों की अस्पताल में यह दशा है, तो 80,000 बेड होने पर क्या होगा दिल्ली का? आपके टीवी स्क्रीन पर यह तस्वीर LNJP अस्पताल के अंदर की है, वार्ड की है। जरा देखिए हालात। शवों के साथ मरीज रहने के लिए मजबूर हैं। ये कोविड अस्पताल और कोविड वार्ड की तस्वीरें हैं, जहां घंटों घंटों तक बेड पर शव पड़े हैं। अगल बगल मरीज हैं जिनकी हालत बेहद खराब है, वो भी बेसुध पड़े हैं। ना कोई डॉक्टर, ना कोई नर्स। दिल्ली सबकी है। दिल्ली की जिम्मेदारी केंद्र और केजरीवाल दोनों की है, क्योंकि कोरोना वैश्विक महामारी है जिसने पूरी दुनिया में भूचाल लाया है। हिंदुस्तान भी इससे अछूता नहीं। सिर्फ पिछले 24 घंटे का आंकड़ा देखेंगे तो डर जाएंगे। पिछले 24 घंटे में भारत में 357 लोगों की कोरोना ने जान ले ली है, जो अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। साथ ही 9,996 नए कोरोना मरीज भी सामने आए हैं। वहीं दिल्ली में भी कोरोना मरीजों का आंकड़ा 33,000 को छूने वाला है, जबकि इस वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 1,000 के करीब आ चुका है। अब ऐसे मुश्किल वक्त में केंद्र और केजरीवाल सरकार की कोशिश ये होनी चाहिए कि हर हाल में मिलकर काम करें और इस महामारी को मात दें। मगर जो मौजूदा वक्त दिख रहा है, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला, क्या दिल्ली आउट ऑफ कंट्रोल है? दूसरा, क्या मिशन कोरोना इम्पॉसिबल है? तीसरा, दिल्ली से क्यों आ रहे हैं डरावने आंकड़े?
चौथा, केजरीवाल सरकार कैसे करेगी मुसीबत पार? और पांचवा सवाल, बाहरी मरीजों के इलाज पर रोक लगाने वाली केजरीवाल सरकार क्या दूसरे राज्यों की मदद से डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ बुलाएगी? बेहद महत्वपूर्ण विषय और बेहद महत्वपूर्ण मेहमानों के साथ हमारी चर्चा। आज की अड़ी में आपको नरेंद्र तनेजा नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी की तरफ से इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अभिषेक दत्त हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर रजनीश कपूर मेदांता हॉस्पिटल से ताल्लुक रखते हैं और विशेषज्ञ हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। उनसे हम समझेंगे कि मामला किधर जाता नजर आ रहा है। लेकिन सबसे पहले सौरभ भारद्वाज, आपके पास, क्या दिल्ली में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया? देखिए, जिस वक्त देश में लॉकडाउन किया गया उस वक्त करीब 500 साढ़े 500 मामले पॉजिटिव के थे। जिस वक्त देश में अनलॉक करना शुरू किया उस वक्त करीब 2 से 2.5 लाख के बीच में मामले थे। और मुझे लगता है कि ये सभी हेल्थ एक्सपर्ट्स और सभी जानकार ये बात जानते थे कि कोरोना जो है इसके बाद बढ़ेगा, क्योंकि जब लॉकडाउन था उस दौरान ही जब बढ़ रहा था, तो ये बात मुझे लगता है कि साधारण जानकारी में थी कि ये कोरोना बहुत बढ़ेगा और बड़ी महामारी है। बड़े बड़े देश इसके आगे जो है काफी उनका नुकसान हुआ है। मगर कोशिश अब यही है कि कोरोना तो बढ़ रहा है, इससे जो नुकसान है उसको कम से कम किया जा सके, ये पूरा कोशिश कर रहे हैं। और जो भी आपके माध्यम से भी और हमारे जो दोस्त बैठे हैं बीजेपी से, कांग्रेस के, उनके माध्यम से भी जो फीडबैक मिलते हैं हम बहुत उसको पॉजिटिवली ले रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हर आदमी के फीडबैक से कुछ ना कुछ इंप्रूव कर सकें। आज की तारीख में जितने बेड्स अवेलेबल हैं वो पर्याप्त हैं और आगे की भी जो तैयारी है, जैसे कि एक्सपोनेंशियल राइज है, ये हर 14 दिन के अंदर डबल होने वाला आंकड़ा है। आज पूरे देश में 2.25 लाख हैं, तो मान लीजिए जुलाई अंत होते होते करीब 25 लाख मामले पूरे देश में होंगे। दिल्ली और मुंबई के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो आप देखिए उसी आंकड़े के हिसाब से दिल्ली और महाराष्ट्र जो है वो ऊपर बढ़ रहे हैं। जो बाकी राज्य हैं जिनका कम एक्सपोजर है इंटरनेशनल ट्रेवलर से, वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और ये हर देश के अंदर देखा गया, अमेरिका में भी देखा गया कि न्यूयॉर्क जिसके अंदर सबसे ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेवल होता है उसके आंकड़े सबसे पहले बढ़े, बाद में मैसाचुसेट्स के बढ़े, फ्लोरिडा वगैरह, धीरे धीरे हर राज्य अपने पीक पे पहुंचता है। तो ऑब्वियसली जिस देश के जो राज्य पहले एक्सपोज होते हैं और पहले पीक पे पहुंचते हैं उनके लिए ज्यादा बड़ी चुनौतियां होती हैं, क्योंकि वहां पे हॉस्पिटल्स की, नर्सेज की ये जो सारी तैयारी होती है उसमें ज्यादा पैनी नजर होती है। और मुझे लगता है कि इसके अंदर सौरभ, अब अगर आपकी ये बात मान ली जाए, आपने जो एक अहम बात कही कि ये पता था कि लॉकडाउन के दौरान बढ़ रहा है, तो लॉकडाउन खुलने के बाद ये और बढ़ेगा। आप लोगों को अगर ये बात पता थी तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मई के आखिरी दिन ये बात कही थी कि कोरोना से हम 4 कदम आगे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। ये भी उन्होंने कहा था कि आप घर पर रहकर ही ठीक हो सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। तब इस तरह का अजम्पशन और इस तरह का स्टेटमेंट और उसके हफ्ते भर के अंदर अंदर चीजों का यूं ड्रास्टिकली पलटना, वजह क्या है मैं आपसे समझूंगा। लेकिन मैं ये भी बता दूं अपने दर्शकों को कि हमारे साथ दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी जुड़ने वाले हैं इस खास चर्चा में। सत्येंद्र जैन, जिनको मोहल्ला क्लिनिक से लेकर उनके तमाम इनिशिएटिव्स के लिए दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की स्थितियां सुधारने के लिए अवार्ड तक किया गया, स्पेशली रिकॉग्नाइज किया गया उनको। लेकिन क्या कोविड ने टेबल टर्न कर दी है और कोविड क्या एक सामने ऐसी चुनौती लेकर आ गया है जो अभी मिशन इम्पॉसिबल दिखाई दे रही है? ये हम समझेंगे उनसे। लेकिन अभी सौरभ भारद्वाज से उस सवाल को लेकर जाता हूं, चीजें इतनी कैसे बदल गई एक हफ्ते में? मैं बताता हूं। देखिए, क्या था कि जब आपको लॉकडाउन खोलना पड़ा तब ये सभी राज्य सरकारों के सामने बड़ी चुनौती थी और काफी इसके ऊपर डिस्कशन हुआ कि कोरोना के लिए आप लॉकडाउन उसी हालत में आप एक्सटेंड कर सकते हैं अगर आपके पास लोगों को देने के लिए पैसा हो, क्योंकि लोगों के अंदर भूखमरी पड़ रही है, आपकी इकोनॉमीज डाउन पड़ रही हैं, आपका जो रेवेन्यू सरकारों को आता है जिससे डॉक्टरों को, नर्सों को और इन लोगों को तनख्वाहें दी जाती हैं, वो रेवेन्यू आना बंद हो गया। तो आप देखिए जो देश लॉकडाउन लंबे समय तक कर पाए वो तभी कर पाए हैं अगर बड़ी सरकारें जो है, केंद्र है, वो स्टिमुलस पैकेजेस दे, व्यापारियों को पैसा दे ताकि वो अपने धंधे बिना। ये आप एकदम मुख्तलिफ बात कर रहे हैं सौरभ भारद्वाज। मेरा सवाल आपसे ये था कि एक हफ्ते में आपकी तसल्ली पैनिक में क्यों बदल गई?
आप जो कह रहे थे कि आप तो घर में भी ठीक कर सकते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसको लेकर चिंतित हों। बहुत हालत खराब होने पर आपको अस्पताल आना है, ये आप ये लगातार कह रहे थे। आप ये भी कह रहे थे कि हमारे पास पर्याप्त रिसोर्सेस हैं। उसके बाद आपके लोगों ने पैनिक बटन प्रेस क्यों किया? और अगर ऐसा था कि स्टिमुलस नहीं मिल रहा था इसलिए ऐसा करना पड़ा, तो इसका स्टेटमेंट में जिक्र होना चाहिए कि अब हमको मदद मिलनी बंद हो गई है, दिल्ली वालों बाहर आओ, काम पर जाओ, अब कोई तरीका नहीं है। देखिए, पैनिक बटन का कारण ये था कि जब एलजी साहब ने निर्णय ले दिया कि दिल्ली के सारे अस्पताल जो है सबके लिए खुलेंगे, हमने कहा ठीक है सबके लिए खुलेंगे, मगर फिर जो है इतने बेड्स की जरूरत होगी, तो क्या एलजी साहब आपके पास कोई प्लान है? उन्होंने बोला नहीं अभी नहीं है, अभी मैं इसके बारे में सोचूंगा। इसलिए हमने इस चीज को फ्लैग किया कि क्योंकि अब सब राज्यों के मरीज दिल्ली के अंदर आएंगे, तो वो आंकड़ा जो हमारी प्लानिंग के हिसाब से था उस आंकड़े के अंदर करीब दुगने की बढ़त हो रही है। मुझे ये दोनों बातें इसलिए समझ में नहीं आ रही हैं सौरभ भारद्वाज, क्योंकि आपको ये मालूम है कि दिल्ली में बाहर से आने वालों का इलाज होता रहा है। आपको ये भी मालूम है कि लॉकडाउन में और मौजूदा परिस्थितियों में जबकि लोग अपनी अपनी जगहों पर कन्फाइंड हैं, पहले के मुकाबले मरीजों का आना घटा ही है, बढ़ा नहीं है। तब ऐसे में आपको ये लगना कि इतने सारे आ जाएंगे, संभालेंगे कैसे, ये बात समझ में आने वाली नहीं है। दूसरी जो डिजीज आपको ये लग रही, सर अब मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा आपके कुछ पॉइंट्स को लेकर, फिर आपके पास लौटूंगा। लेकिन आपने ये भी जो बात कही कि असल में स्टिमुलस पैकेज अगर मिलता तो ये अफोर्ड किया जा सकता था, उसकी झलक आपके स्टेटमेंट में नहीं दिखाई दी। आपने ये कहा कि ये डिजीज घर में भी कंट्रोल की जा सकती है, आप चिंता ना करें, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, घर में रहकर भी इलाज कर सकते हैं आप, इसका ऐसी कोई बात नहीं है। और अब कहा जा रहा है कि ये तो 100 सालों में आने वाली, इतिहास में आने वाली सबसे डेडली डिजीज है और ये स्पेनिश फ्लू जैसा कंटेजियस है। नरेंद्र तनेजा साहब, इन बातों से क्या समझा जाए, इन बातों में क्या छिपा हुआ है? हकीकतन दिल्ली में रहने वाले को क्या परसेप्शन बनाना चाहिए मौजूदा हालात के बारे में? देखिए दिनेश जी, मैं 12 मिनट से उनको सुन रहा हूं। आप मुझे 2 मिनट दीजिएगा, आपने उनको 12 मिनट दिए हैं। देखिए, जहां मैं बैठा हूं इस समय वसंत कुंज में, मेरे घर से सिर्फ 100 मीटर दूर, सिर्फ 100 मीटर दूर आज सिर्फ सुबह से 6 केस आ चुके हैं इसके, 6। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरे घर में, मेरे आस पड़ोस में क्या क्या कितना डर होगा। और लोग जा रहे हैं, हमारे पड़ोस में एक ही जान चली गई, एक बुजुर्ग थे, उनकी जान चली गई। ये स्थिति है यहाँ पे। तो मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जो सिर्फ राजनीति के लिए करी जाए या राजनीतिक तू मैं। आपका दर्शक नहीं सुनना चाहता, डर चुका है, वो खौफ है उसके अंदर। वो आम आदमी के प्रवक्ता की तरह भाषण देने नहीं आएगा, उसको नहीं सुनने, थक गया वो इनसे। ठीक है। और रोज आना प्रेस कॉन्फ्रेंस, और दिल्ली के मुख्यमंत्री जो मेरे भी मुख्यमंत्री हैं, मैं दिल्ली का नागरिक हूं, दिल्ली का वोटर हूं, रोज आना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। आप अपना आर्काइव में उठा करके देख लीजिए। और मैं सिर्फ आपसे आग्रह करूंगा, एक आप अच्छे चैनल है, कि आप उनके पिछले 2 महीने के स्टेटमेंट रोज आना के उसका एक कोलाज बनाइए और दिल्ली के दर्शकों को दिखाइए। ये हैं आपके मुख्यमंत्री। फिर ये कहा गया, अभी सौरभ जी ने ये कहा कि दिल्ली के एलजी ने कहा नहीं। अरे भाई, वो पॉलिसी कभी नहीं बनी, नहीं, क्योंकि वो बन नहीं सकती। दिल्ली के जो संसाधन है। नरेंद्र तनेजा साहब, आपको फिर रोकना पड़ेगा। हालांकि 6:08 पर आपने कहा कि 12 मिनट मैंने उनको दिए, उनको ज्यादा वक्त इसलिए देना आवश्यक था क्योंकि वो रूलिंग पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अभी आपको इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि सत्येंद्र जैन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली की शिक्षा और स्वास्थ्य, वो 2 महकमे जिनमें किए गए कमाल के कामों ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को फिर से सत्ता सौंपी। मोहल्ला क्लिनिक से लेकर दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की सूरत और सीरत बदल देने के काम की तारीफ जमकर हुई। लेकिन क्या कोरोना ने टेबल घुमा दी है? अब चुनौतियों को कोरोना डिक्टेट कर रहा है क्या? और पिछले कुछ दिनों में दिल्ली सरकार की कोरोना से निपटने की क्षमताओं पर सवाल उठे हैं, क्या वो जायज हैं? सरकार को फिर डिस्टिंक्शन मार्क्स मिलेंगे या नहीं? इस पर बात करते हैं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन साहब से। बहुत स्वागत है आपका जैन साहब, वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले तो हम ये समझना चाहते हैं कि आपने जो बात प्रेस में आकर कही उसके बाद लोग बहुत सहमे हुए हैं। जुलाई तक 5.5 लाख मरीज, ये फिगर देना जरूरी क्यों था सर? सरकार डरी हुई है या डरा रही है? नहीं, देखिएगा, कोरोना जब हिंदुस्तान में आया था तब किसी को नहीं पता था ये कोरोना वायरस हिंदुस्तान में किस तरह से बिहेव करेगा। हमारे सामने बस ये था कि अमेरिका में क्या हो रहा है, इटली में क्या हो रहा है, ब्रिटेन में क्या हो रहा है। हमारे को अपने देश में कुछ नहीं पता था क्या होने वाला है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा डाटा नहीं था कि कितनी तेजी से बढ़ेगा, कब तक रहेगा, कब ये खत्म हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का मानना था कि जब गर्मी तेज पड़ेगी तो शायद कोरोना खत्म हो जाएगा। 37 डिग्री टेम्परेचर होगा तो कोरोना बिल्कुल चला जाएगा। 47 हो गया तो कोरोना यहीं पर है। ऐसा भी लगता था, कुछ लोगों ने कहा था कि 16 मई को एक डेट फिक्स की थी कि 16 मई तक हिंदुस्तान से कोरोना खत्म हो जाएगा। 16 मई आई भी और चली भी गई, कोरोना तो नहीं गया। हमने जो पिछले 1.5-2 महीने का डाटा स्टडी किया, जो अब तो एक्चुअल डाटा हमारे पास है, तो लगभग 14 दिन के अंदर जो भी केस थे वो डबल हो रहे थे।
तो पिछली बार लगातार 3 बारी डबल होने के बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई जिस तरह से पहले 14 दिन में डबल हो रहे हैं, तो आगे भी 14 दिन में डबल हो सकते हैं। और एक्सपर्ट्स ने बताया, ये हमारा कहना नहीं है कि हमने कहा है, एक्सपर्ट्स ने जो पहले भी अनुमान लगाए थे, तब वो 3 तरह के अनुमान लगा रहे थे कि वर्स्ट कंडीशन, एवरेज कंडीशन और बेस्ट कंडीशन। अब एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अब हमारे को 3-3 अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है, हम एक सिंगल अनुमान लगा रहे हैं। सिंगल अनुमान ये है कि जो पहले पिछले 1.5-2 महीने में रहा है, उसी तरह से आगे ग्रोथ रहेगी। तो सिंगल अनुमान पर एक्सपर्ट्स ने बताया है कि अगले आने वाले 2-3 बारी कम से कम ये डबल होने के चांसेस लगते हैं। तो आपने ये जो बात कही कि चीजें बदलती गई, कुछ कुछ दिनों में चीजों को देखने का नजरिया और उससे जुड़े हुए तथ्यों में बदलाव देखने को मिला, लेकिन हफ्ते भर के भीतर सब चीजें इतनी क्यों बदली? जहां हम 30 मई के आसपास दिल्ली के मुख्यमंत्री को ये कहते हुए सुन रहे थे कि आप फिक्र ना करें, हम कोरोना से 4 कदम आगे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आप घर में रहकर इलाज कर सकते हैं, पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है, आप निश्चिंत रहें, धीरे धीरे हम इस चैलेंजिंग सिचुएशन से पार पा जाएंगे। हफ्ते भर के भीतर भीतर इतनी ड्रास्टिक चीजें क्यों बदल गई सर? देखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, परंतु सावधानी की जरूरत तो है। 90% लोग, 80 से 90% लोगों को किसी तरह के इंटरवेंशन की आवश्यकता नहीं होती है, वो घर पे रेस्ट करके ठीक हो जाते हैं। लगभग 10% लोगों या 15% लोगों को जरूरत होती है मेडिकल इंटरवेंशन की, इससे ज्यादा लोगों को जरूरत नहीं पड़ रही है। ये बिल्कुल ठीक है, परंतु कई लोग कह रहे हैं कि आज तक 3 महीने में इतने केस हुए, उतने ही केस पिछले 14 दिन में, इसी को तो डबल कहते हैं कि भाई जितने भी केस आज तक हुए थे, उतने ही केस 14 दिन में हो रहे हैं। इसको डबलिंग तभी तो कह रहे हैं हम लोग कि भाई अभी तक क्या होता था, केस आते थे 100-50 एक दिन में, आज 1,500 केस आ रहे हैं, 1700 केस आ रहे हैं, 1600 केस आ रहे हैं। तो मतलब जो नंबर पहले 2 महीने में टोटल हुआ था, 3 महीने में टोटल, उतना तो एक दिन में हो रहा है ना। तो डबलिंग रेट इसलिए है कि आने वाले 14 दिन में ऐसा लगता है जितने केस आज तक हुए हैं, उतने ही केस आने वाले 14 दिन में हो जाएंगे। एक चीज मैं आपको और बता दें, कई लोग कहते हैं इतना कैसे? देखिए, हमारी जितने भी लोग आज जीवित हैं, उनके जीवन में सबसे बड़ी त्रासदी है ये। 1918 के अंदर, आज से 100 साल पहले, स्पेनिश फ्लू के नाम से पूरी दुनिया के अंदर फ्लू फैला था। उसके अंदर भी कोरोना वायरस था, ये भी कोरोना वायरस है। इसका नोवल कोरोना वायरस को कोविड-19 कहते हैं, नाम इसका अलग है, पर फैमिली वही है। उसी तरह का वायरस और उतनी तेजी से फैल रहा है। ये हमने देखा सर, आपने ये बात बताई, स्पेनिश फ्लू जैसा ही कंटेजियस है ये। एक बात मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, माफ कीजिएगा बीच में रोक रहा हूँ, आपकी बातों को मैं ध्यान से सुन रहा हूँ और ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये तो आपने अज्यूम किया होगा कि लॉकडाउन में, अगर अभी सौरभ भारद्वाज भी कह रहे थे कि आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो जब खुलेगा और ज्यादा बढ़ेंगे, तो क्या ये डबलिंग रेट कम होगा, कम दिन में ज्यादा पेशेंट्स देखने को मिलने लगेंगे, डेथ्स हो सकती हैं? क्या ये प्रिजम्पशन नहीं था, पहले से अंदाजा नहीं लग रहा था? क्या इस बात को लेकर पहले आश्वस्त थे और अचानक अनलॉकिंग होने के बाद चीजें ऐसी हो गई क्या कि आप गवर्नमेंट के अंदर भी पैनिक देखने को मिला हमें? नहीं, देखिएगा, जो भी है ट्रांसपेरेंटली सबको शेयर किया जा रहा है। ऐसा होता है कि किस तरह से बिहेव करेगा, मैंने बताया ना, हो सकता था 14 दिन में ना हो रहा होता। शुरुआत में जब लॉकडाउन लगा था, दिल्ली में 7 दिन में डबलिंग रेट था, तो 7 दिन के डबलिंग रेट से तो जहां पर आज हम खड़े हैं, उससे बहुत पहले हो चुका होता। तो धीरे धीरे स्टेबलाइज हुआ 14 दिन के ऊपर। तो अब हम कह सकते हैं कि हाँ जी, 13-14 दिन में डबल हो रहा है। तो अगर 7 दिन की पोजीशन के हिसाब से तो बहुत ज्यादा केस बनने चाहिए थे। तो इसको देखो, ये तो टाइम के साथ पता लग रहा है ना। ऐसा भी लगता था कि थोड़े दिनों में खत्म हो जाएगा, खत्म नहीं हो रहा है। अब एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि जैसे 1918 में 2 साल चला था, 1918 से लेकर 1920 तक 2 साल तक ये स्पेनिश फ्लू चला था, तो हो सकता है ये कोरोना वायरस का जो है कोविड-19 है, ये भी 1 साल, 2 साल, 3 साल चल सकता है। तो हमें अब वी हैव टू लर्न टू लिव विद इट। तो इसके साथ कैसे जीना है, परमानेंटली बंद करके जिंदगी चलाना मुश्किल हो जाएगा। परंतु अब लॉकडाउन से हमने बहुत कुछ सीखा। अब लॉकडाउन से ये सीखने को मिला है कि अगर 3 छोटी-छोटी चीजों का पालन कर लें, तो लॉकडाउन से जितना हमारे को बचाव मिल रहा था, लगभग उतना बचाव हम 3 चीजों से भी कर सकते हैं। पहली चीज कि आप सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिएगा। पब्लिक के बीच में जाते हैं, अगर कहीं पर 2 आदमी भी हैं, आप हैं और कोई एक और इंसान भी है, तो मास्क जरूर लगाइएगा। और तीसरी चीज, बार-बार साबुन और पानी से हाथ धोइएगा। इन 3 चीजों का पालन कर लेंगे तो मुझे लगता है काफी हद तक आप इसके फैलाव को मैं एक बार फिर से ये समझना चाहता हूं आपसे कि आपने जब उसके बाद ये बताया कि अगर सिर्फ दिल्ली के लोगों का इलाज होगा तो 80,000 बेड्स जून के आखिर तक में, वरना 1.5 लाख बेड्स चाहिए होंगे। आपने कहा वॉर फुटिंग में अब हमको काम करना है, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं इतने बेड्स का अरेंजमेंट, ये इम्पॉसिबल है लेकिन करना है, या आपको लगता है इसी में आई एम पॉसिबल छिपा हुआ है? देखिएगा, इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता है। जब ठान लिया तब करना तो है ही, लगे हैं,
करेंगे और करके दिखाएंगे। आज भी दिल्ली के अंदर 10,000 से ज़्यादा हमारे ऐप में देख सकते हैं 10,000 से ज़्यादा बेड हैं, जिसमें से लगभग 50% अभी तक ऑक्यूपाइड हैं। हम कोशिश पूरी कर रहे हैं कि जैसे 30 जून है, 30 जून को 15,000 बेड चाहिए, तो हम उसको वी आर कॉन्फिडेंट कि अगले आने वाले 1 हफ्ते के अंदर 15,000 से ज़्यादा कर लेंगे। 15 जुलाई को टारगेट है कि 30,000 बेड की आवश्यकता है, तो उसको हम 30 जून से पहले पूरा कर लेंगे। हम बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं कि डबल होने से पहले उसको तैयारी कर लें। सर लेकिन ये बेड्स हो जाएंगे अरेंज, तो डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, वेंटिलेटर्स ये कहां से अरेंज होंगे उतने उतने नंबर्स में? देखिएगा उसका भी सब कर रहे हैं ना। देखिए आपको दिल्ली सरकार ने, हमारे पास लगभग 10,000 बेड हैं, उसमें से हमने लगभग 5,000 बेड को डेडिकेट कोरोना के लिए कर दिया है। उसके लिए हमने काफी सारा स्टाफ भी अपने यहाँ से क्लियर किया है जो कि कोरोना पे लगा है। अब जैसे आयुष के डॉक्टर्स हैं उनका भी यूज करेंगे, नर्सिंग के बहुत सारे हमारे कॉलेजेस हैं उनके स्टाफ को यूज करेंगे, इवन मेडिकल कॉलेज के हम स्टूडेंट्स हैं उनसे बात करेंगे। तो जितना भी स्टाफ जहां से मिलेगा उसको बिल्कुल यूज किया जाएगा। कुछ चीज़ों के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि असल में ये डुएबल नहीं है, जैसे 20% बेड्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स को रिजर्व करने के बारे में कहना। उनमें से कई हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आप ये बताइए हमारे पास सेंट्रलाइज एसी है, एक ही चिलर है, हम कैसे रोकेंगे क्रॉस इन्फेक्शन को? ये डुएबल ही नहीं है। अब देखिएगा, अब ये महामारी जो है ना सबके लिए आई है, सबको इसके अंदर थोड़ा हिम्मत करके काम करना पड़ेगा। सबको पहले लगता था कि शायद ये काम सिर्फ सरकार का ही है, सरकार को ही करने की आवश्यकता है। शुरू के 3 महीने सरकार ने ही किया था। 3 महीने के बाद सरकार ने फिर शेयर इनको भी कहा। देखो शुरू में रेजिस्टेंस थी, थोड़े दिनों में उन्होंने आइसोलेशन वार्ड्स बना लिए अपने और सबने स्टार्ट भी कर दिया है, और तभी तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के 3,500-4 हजार बेड ऐड हो चुके हैं। सर ये जो डॉक्टर्स आप कह रहे हैं कि उनको हम अरेंज करेंगे, जाहिर है इसमें हमने ये भी देखा है, दूसरे जगहों का अनुभव ये कहता है कि जो दूसरे तरह के विशेषज्ञ हैं उनको भी कोविड वाली सर्विसेज में लगाया जाता है, लेकिन फिर भी आपको डॉक्टर्स कम पड़ेंगे, पैरामेडिक्स कम पड़ेंगे, बाहर से बुलाने पड़ेंगे। आप इसकी तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल, कहीं से बुलाने पड़े जरूर बुलाएंगे। और जहां तक बताऊं मैं आपको, अगर एक्सपर्ट्स है, कोई स्पेशलिस्ट है, वो एमबीबीएस तो पहले है ही ना, उन्होंने एमबीबीएस कर रखी है, तो स्पेशलिस्ट भी। मैं आपको कई सारे एग्जांपल बताता हूँ। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी में हमारे कार्डियक सर्जन है, वो दिन रात लगे हुए कर रहे हैं कोरोना का इलाज। तो काफी सारे डॉक्टर्स हैं जो कि किसी किसी फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं, तब भी वो कर रहे हैं। वो कहते हैं ये हमारी ड्यूटी है। कई डॉक्टर्स को मैं जानता हूँ 3 महीने से घर नहीं गए, कहते हैं हमारे इतिहास के अंदर, डॉक्टरी के हमारे इतिहास में, जिंदगी के अंदर एक पहला और आखिरी मौका है जिसमें हम इस तरह का काम कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। तो दे आर डेडिकेटेड, इतनी डेडिकेटेड वर्कफोर्स, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग दिन रात काम करने को तैयार हैं। एंड वी आर कॉन्फिडेंट कि मुझे ऐसा लगता है कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार तैयार कर देगी, तो हमारे जो पैरामेडिक्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, वो इसको संभाल लेंगे। लोग ये भी कह रहे हैं कि देखिए दिल्ली बाहर से पैरामेडिक्स और डॉक्टर्स के बारे में तो सोच रही है लेने के बारे में, लेकिन बाहर के मरीजों को लेकर वो लोग कैलस हो जाते हैं जब ये देखने को मिलता है कि उनके पास रिसोर्सेस लिमिटेड हैं। अब देखिएगा, आप तो बात में फंसाना चाह रहे हैं। अभी आपने कहा कि बाहर से लेंगे, अभी बाहर से हम डॉक्टर पर मरीज भी ले रहे हैं। अब तो हमने मना नहीं किया ना, हमने तो कहा था कि दिल्ली के हिसाब से हमने तैयारी की है। अब उन्होंने कहा नहीं जी आपको करना पड़ेगा, तो हमने कहा ठीक है करेंगे। अगर दिल्ली में कम पड़ेगा तो ओपन एडवर्टाइजमेंट होगा, जो जहां से आके नौकरी करना चाहे देंगे उसको काम। एलएनजेपी की ये तस्वीर आपने भी देखी होगी सर, ये विजुअल जो वायरल हो रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि अगर 8,000 बेड्स में ये हालत है, संभाल नहीं पा रहे हैं लोग, मॉर्चरी में टाइम से शव नहीं पहुंच पा रहे हैं, मरीजों के साथ ही शव पड़े हुए हैं, तो जब 80,000 बेड्स होंगे या 1.5 लाख बेड्स में पेशेंट्स को संभालना होगा, चीजों को मैनेज करना होगा, कैसे होगा? नहीं देखिए, ये सब लर्निंग के पार्ट है। अगर कोई भी कहीं कमी रह जाती है तो उसको ठीक किया जाएगा। अगर उसको मॉर्चरी में भेजने के अंदर उन्होंने 2-3 घंटे 4 घंटे लगाए हैं, तो वी आर टेकिंग एक्शन अगेंस्ट जो लोग इस तरह का काम किया, जिन्होंने डिले किया है। देखो होता क्या है कि अगर डेथ होती है, बहुत ही दुखद है किसी की भी डेथ होना, परंतु डेथ होने के बाद कोविड के साथ बाकी चीजों में तो क्या होता है, डेथ होने के बाद तुरंत उसको मॉर्चरी में ले जाते हैं। कोविड के अंदर थोड़ा अलग प्रोटोकॉल है कि कोविड में डेथ होती है तो उसको वहीं पर डिसइंफेक्ट करना होता है पहले बॉडी को, और डिसइंफेक्ट करके उसको रैप करना होता है, वहीं पर पूरा रैप किया जाता है, तब उसके बाद प्रॉपर्ली रैप करने के बाद मॉर्चरी में भेजा जाता है। तो ये है, इसमें थोड़ा समय लगता है, 2-3 घंटे का समय लगता है, और उसके बाद उसको तुरंत वहां से ले जाना चाहिए। मुझे पता लगा है कि शायद पैकिंग वगैरह तो ठीक हुई, सब कुछ हुआ, उसके बाद ले जाने में डिले किया गया, तो उसके खिलाफ हम एक्शन ले रहे हैं। सर ये एमसीडी ने जो आंकड़े जारी किए हैं 2098 और दिल्ली सरकार का आंकड़ा है 984, इतनी बड़ी विसंगति कैसे है सर? देखिएगा, मैंने पहले भी बताया था, दिल्ली शहर के अंदर एक भी मौत को फर्क नहीं आ सकता है। जितने भी हॉस्पिटल्स हैं हमारे को जब भी भेजते हैं तुरंत हम उसको डिक्लेयर कर देते हैं।
इसमें ये जरूर होता है, विसंगति का कारण एक मुझे नजर आता है कि अगर किसी के घर में कोई कोरोना पीड़ित है और वहां पे किसी बुजुर्ग की डेथ हो जाती है, तो वो बता देते हैं कि मेरे घर में एक कोरोना पीड़ित था, तो उसको कोरोना सस्पेक्ट मान लिया जाता है। कई लोगों को जैसे डेथ हो गई, उसके बाद कहते हैं कि भाई डेथ हो गई इनकी, हाँ इससे 2 दिन पहले फीवर आया, तो उसको भी सस्पेक्ट मान लिया जाता है। तो काफी बड़ी संख्या में सस्पेक्ट भी माने जाते हैं कि भाई इनको प्रोटोकॉल सस्पेक्ट का लेकर कोविड प्रोटोकॉल के अंदर उनका संस्कार किया जाए। तो इसकी वजह से नंबर में फर्क आ सकता है कि काफी बड़ी संख्या में सस्पेक्ट मान के किया जाए। वो एमसीडी के जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं वो भी यही कह रहे हैं कि इसमें हो ही नहीं सकता दो राय कि डेथ कोविड से हुई है या नहीं हुई है। उनका कहना है शव के साथ पर्ची भी आती है कि कोविड डेथ है कि नहीं है। ऐसे में कोई दो राय नहीं हो सकती और दो तरह के आंकड़े नहीं हो सकते। तो आपको क्या लग रहा है कि वो जो कोविड सस्पेक्ट डेथ है उसके साथ भी कोविड डेथ की पर्चियां भेजी जा रही हैं क्या स्मशानों में या जहां दफन किए जाते हैं लोग? नहीं, ये तो खैर वही बता पाएंगे, मुझे इसका आइडिया नहीं है। जो भी कहीं पर भी डेथ होती है तो हमारे यहाँ पर उसको ऑफिशियली सारे हॉस्पिटल्स भेजते हैं कि उसके साथ में कोरोना की रिपोर्ट भी भेजते हैं कि इसकी डेथ कोरोना से हुई है, उसको डिक्लेयर तुरंत कर दिया जाता है। सत्येंद्र जैन साहब, बहुत बड़ा चैलेंज आप लोगों के सामने है, लेकिन कई चैलेंजेस आप लोगों ने करके दिखाए हैं। मुझे याद है दिल्ली चुनाव के समय जब मैंने जाकर लोगों से ग्राउंड में बात की थी तो उन्होंने विशेषकर शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आप लोगों को आपकी मार्कशीट में डिस्टिंक्शन मार्क्स दिए थे। आप एक बार फिर अच्छे मार्क्स से इस परीक्षा में भी उत्तीर्ण हो, इसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं TV9 भारतवर्ष की तरफ से। इसके लिए सबका सहयोग चाहिए। मुझे लगता है सभी लोग, जनता का, आपका, सबका हमें सहयोग चाहिए। सब मिलके लड़ेंगे, इस लड़ाई को हम जरूर जीतेंगे। धन्यवाद हमको वक्त देने के लिए सर। थैंक यू। चलिए, अभी आपने सुना दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, उनकी कही हुई बातों को भी जाहिर है मेरे जो यहाँ पैनल के मेहमान हैं उन्होंने भी नोट किया होगा, उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन एक बात जहां पर छोड़ा था अभी तनेजा साहब ने, उसको लेकर मैं आगे बढ़ूंगा। तनेजा साहब को कुछ वक्त और देता हूं उनकी बात पूरी हो जाने के लिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जो बातें पिछले 1.5 महीने में कही हैं उसका कोलाज बनाकर सुनाइए। लेकिन क्या ये कोलाज हर किसी का नहीं बनना चाहिए? क्या ये कोलाज उस संदर्भ में नहीं बनना चाहिए जब 13 तारीख को मार्च में केंद्र की तरफ से ये कहा गया था कि दिस कोरोना इज नॉट अ हेल्थ स्केयर? क्या WHO को लेकर नहीं बनना चाहिए, जिसने कई बार जो अपनी बातें कही उसमें यू टर्न दिखाई दिया? क्या ये डायनेमिक सिचुएशन है, पढ़ने में कई जगह पर लोग सक्षम नहीं हैं इसलिए ऐसा हो रहा है, या दिल्ली के मामले में वाकई कोलाज बनाया जा सकता है? नरेंद्र तनेजा साहब, बात को जारी रखिए। शुक्रिया, बहुत बहुत। नहीं, देखिए ये आपका नजरिया हो सकता है। अभी आप शुभकामनाएं बड़ी सारी दे रहे थे आम आदमी पार्टी के मंत्री नहीं देना चाहिए सर, जो आदमी इस चैलेंज से दो चार है उसको नहीं देना चाहिए। आपको बुरा लगा ये? इलेक्शन नहीं, इलेक्शन के टाइम की तारीफ करना ये एंकर का काम नहीं होता। मैंने जाके लोगों से बात की और जो मेरे को अनुभव हुआ वो मैंने बताया। आप मुझे वेट करा रहे हैं। आपको बुरा लग सकता है सर, आपको बुरा लग सकता है, आप कॉम्प्लीमेंट देने में लगे हुए हैं। आपको बुरा लग सकता है। आम आदमी पार्टी को भी मेरे सवालों में बुरा लगता है और कांग्रेस भी कई बार मेरे पर चीख के जाती है। यही मेरी उपलब्धि है सर। आप अपनी बात जारी रखिए। ठीक है, ये आप उपलब्धि मानते होंगे। मेरे ख्याल से ये आपके दर्शकों का समय जाया करना है। आपका नजरिया आप अभी क्या कर रहे हैं सर? ये समय जाया नहीं हो रहा है क्या? आप नहीं, सुनिए बात सुनिए। आप इतनी जल्दी उत्तेजित मत हुई। देखिए, आपने मुझे 20 मिनट से मैं बैठा वेट कर रहा हूं। मेरे भी समय की कीमत है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि इस समय दिल्ली की बहस हो रही है। इस समय दिल्ली की विषय पर आवश्यक व्यक्ति से बात हो रही है सर। दिल्ली नहीं, आवश्यक आपके लिए होंगे, जरूर होंगे, है ना। मैं भी दिल्ली का नागरिक हूं, मैं वोटर हूं, मुझे पता है कितने आवश्यक है ना। लेकिन प्रश्न ये होता है, यहाँ दिल्ली की बहस हो रही है और आपने सुना पहले आम आदमी के प्रवक्ता और अब मंत्री जी को भी सुनाया। 25 मिनट बाद आप मेरे पे आए, मुझे थोड़ा समय दीजिए और धैर्य रखिए। आप देखिए, प्रश्न इस बात का है कि दिल्ली का कोलाज इसलिए होना चाहिए क्योंकि हम दिल्ली पे चर्चा कर रहे हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री, किसी और ने नहीं करा। दिल्ली के मुख्यमंत्री रोजाना मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के जॉइंट सेक्रेटरी आते थे, उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस रोजाना इनका काम होता था, डेली। मेरा सिर्फ ये कहना है कि मैं दिल्ली का नागरिक हूं, मेरे से 100 मीटर दूर 6 लोग आज जो है इसके शिकार हुए हैं और ऐसा लगता है एक दिल्ली के नागरिक होने, बीजेपी को छोड़िए, एक दिल्ली के नागरिक होते मुझे लगता है हमारे प्रदेश में सरकार नहीं है। यहाँ पे लोगों के अंदर भय है इस बात का कि यहाँ कोई, बिल्कुल ये भगवान भरोसे है, यहाँ कोई सरकार नहीं है। मुख्यमंत्री सिर्फ बात करना जानते हैं, गवर्नेंस का उनको जी नहीं आता, काका काका उनको नहीं आता। अब रोजाना बात बदलते हैं, नैरेटिव बदलते हैं। उनके प्रवक्ता आपके चैनल पे सौरभ जी ने अपना नैरेटिव बिल्कुल वो मैसाचुसेट्स पहुंच गए, दिल्ली को छोड़ के अमेरिका में भी मैसाचुसेट्स पहुंच गए। मंत्री जी आए, वो आकर के सर, मेरा सवाल, वो आपने अभी तक की जो बातें सुनी है सौरभ भारद्वाज की और सत्येंद्र जैन की, गौतम जी, आज
दिनेश जी, उनकी बात सुनिए। बातों दिनेश जी, पर एक सेकंड, कौन सी एक बातें सेकंड, आपको लगता है ये विसंगति है और इस पर जवाब देना चाहिए, उसको पूछिए आप और मैं आगे चलता हूं। मैं हाँ दिनेश जी सुनिए, सबसे बड़ी विसंगति यही है कि मैंने जैसे कहा कि नैरेटिव रोजाना चेंज करना, और उस समय जिस समय देखिए आज कोई भी दर्शक मेरे से या सौरभ जी से या किसी भी अन्य स्पोक्स पर ये बातें राजनीति की नहीं सुनना चाहता, वो डर गया है, वो खौफ है। दिल्ली के नागरिक को ये लग रहा है यहाँ कोई सरकार नहीं है, कोई उनको देखने वाला नहीं है, सरकार यहाँ की भाग चुकी है, वक्तव्य चलिए, देने के अलावा उसके कोई पास सरकार नहीं है, कोई सरकार नहीं है। अब आप बाकी मेहमानों, आपको पता है अभिषेक दत्त के पास एक बार भी नहीं गया हूं। अगर आपकी तरह उन्होंने मेरे पर चढ़ाई कर दी तो अभी तक उठकर चले गए होते। वो रजनीश कपूर अभी तक इंतजार कर रहे हैं। मैंने लेकिन अक्सर देखा है आप काफी आक्रामक खुद रहते हैं नरेंद्र तनेजा साहब, उसके बाद बाकियों को आप आक्रामक होने वाला बता देते हैं। और मेरे को यह भी हैरानी की बात है कि अगर आप मेरे शुभकामनाएं देने पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को इतने नाराज मेरे ऊपर हो सकते हैं, तो जब दिल्ली में सरकार बनी होगी आम आदमी पार्टी की तो आप पर क्या गुजरी होगी। लेकिन मैं अभी उस पर नहीं जाऊंगा। मैं अभिषेक दत्त के पास इस बात को लेकर जाना चाहता हूं। अभिषेक दत्त साहब, क्या ये वाकई एक ऐसी सिचुएशन है जिसको एक्सपर्ट्स भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, और यही हाल दिल्ली की सरकार का भी है? क्या ये स्थिति है, या वो चीजें जो सामने दिन के उजाले की तरह दिखाई दे रही हैं उनको भी दिल्ली की सरकार या तो पढ़ नहीं रही है या पढ़ना नहीं चाहती है, और दिल्ली के लोगों को जो सर्विसेज मिलनी चाहिए वो नहीं दे रही है, उसके लिए बहाने सोच रही है कि कैसे इसको सर्कमवेंट किया जा सकता है? सर देखिए, सबसे पहले मैं तनेजा जी की मैं बात सुन रहा था, मैं बहुत सरप्राइज हूँ कि आज दिल्ली में जब कोरोना वायरस से एक व्यक्ति परेशान है, उस समय हम इस तरीके की टिप्पणी करके एक प्राइम टाइम के शो में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं तनेजा जी से 2 रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। 12 हिंदूराव हॉस्पिटल यानी कि ही एमसीडी में आता है भाजपा के, वहां के डॉक्टर्स की 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। उन्होंने प्रधानमंत्री साहब को चिट्ठी लिखी, आज उन्होंने अमित शाह जी को फिर से चिट्ठी लिखी है, क्योंकि मैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में दूसरी बार चुना हुआ निगम पार्षद हूँ साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से। मुझे पता है कि वहां के डॉक्टर्स कितने परेशान हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा तनेजा जी से कि आप उन डॉक्टर्स की सबसे पहले तनख्वाहें दिलवाइए, और दूसरी चीज जो केंद्र सरकार और एमसीडी के हॉस्पिटल, एमसीडी में अब तक एक भी हॉस्पिटल कोरोना नहीं बना है, और केंद्र सरकार ने केवल अपने 8% 16,000 में से बेड्स को कोरोना के लिए सीमित रखा है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा उस आंकड़े को बढ़ाए ताकि कोरोना की लड़ाई को हम मिलकर लड़ पाए। मेरी इनसे पहली रिक्वेस्ट है। आपने बड़ी अच्छी बात करी और मुझे लगता है वो बहुत एक सीरियस एक टॉपिक है डेथ्स को लेके, जो दिल्ली में कोरोना से डेथ हो गई। आज जो आंकड़े एमसीडी ने आपके सामने करे कि 2098 डेथ ऑलरेडी तीनों कॉर्पोरेशन के फिगर को मिला के हो चुकी हैं। अगर वो आंकड़ा मुझे लगता है सही इसलिए है क्योंकि मैंने भी पंजाबी बाग में, निगम बोध कार्ड में, बाकी जगह फोन करके खुद इंफॉर्मेशन दी है। वहां पे जो भी कोविड की डेथ होती है, मैं एक चीज और आपको WHO की गाइडलाइन के बारे में बताना चाहता हूँ, अंडरलाइन सस्पेक्ट को भी कोविड डेथ माना जाता है, क्योंकि दिल्ली में ICMR की गाइडलाइंस के अगेंस्ट में डेड बॉडीज की ट्रेसिंग नहीं हो रही है, जो कि होनी चाहिए। एज पर एमसीडी जो आंकड़ा 2098 का है, मुझे लगता है एकदम सही आंकड़ा है। अगर हम उस आंकड़े में जाएंगे तो आज दिल्ली के अंदर 6.4% डेथ रेट है। और अगर भाजपा के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, और उससे पहले मैंने खुद ये आंकड़े दोनों निगमों से दिए और आंकड़े एकदम सही है। मैं तो चाहूंगा एक बार सौरभ जी को कमिश्नर लेवल पे जाके एक मीटिंग करके इन आंकड़ों पे जांच करनी चाहिए। जिस तरीके से मैंने 2 दिन पहले एक बहुत बड़े अखबार में पढ़ा कि एक हॉस्पिटल में 150 डेड बॉडीज पड़ी थी, किसी की डेड बॉडी गलत चला दी उसकी पेरेंट की, और ये बहुत बड़ा अखबार है जिसके इंडियन एक्सप्रेस का अखबार है जिसके अंदर आर्टिकल था। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले सौरभ भारद्वाज, केंद्र सरकार को ट्रांसपेरेंसी, सर मुझे अपनी बात कंप्लीट करनी है। डेथ रेट, ट्रांसपेरेंसी पे काम डेथ करना चाहिए। कम दिखाना ही अगर कोई भी सरकारों की उपलब्धि है। क्या इसीलिए कई सरकारों पर आरोप लग रहे हैं? वो वेस्ट बंगाल के मामले में हमने देखा, वो दिल्ली के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं। क्या ये इस तरीके से अपनी रिकॉर्ड शीट सही रखने की कोशिश की जा रही है? लास्ट पॉइंट कंप्लीट हो जाए फिर आप नहीं, मैं आपको इसका एक रीजन है। आपका लास्ट पॉइंट भी लूंगा, उस पर भी जवाब दूंगा। सौरभ भारद्वाज जी, पहले सौरभ देखिए इसका जो आरोप लग रहा है वो भी बहुत जेन्युइन है और उसके सही कारण है, और उसका जो स्पष्टीकरण जैसे मंत्री जी ने भी कहा, वो दोनों चीजें एक दूसरे के अंदर ना फिट होती हैं। आप इस बात को समझिए कि जब कोई डेथ ऐसी होती है जिसके अंदर सिम्टम्स ऐसे थे कि उसको कोरोना है, मगर उसका कोरोना का कोई टेस्ट नहीं हुआ, उसको टेस्ट पॉजिटिव नहीं हुआ, तो एहतियात के तौर पे ये कहा जाता है कि भाई इसको सस्पेक्टेड डेथ मान लो, ताकि इसका जो पूरा का पूरा जो प्रक्रिया है क्रीमेशन की, वो इनको घर ना ले जानी जाए, बॉडी को पैक करके डायरेक्ट क्रीमेशन में भेजा जाए और वहीं पे इनको क्रीमेट किया जाए।
ताकि ये कोरोना गलती से भी फैल ना जाए। तो क्या होता है कि क्योंकि उस प्रोटोकॉल से जो क्रिमेशन हो रहे हैं वो डबल हो रहे हैं, क्योंकि कुछ जो है जो पॉजिटिव थे और कुछ है जो सस्पेक्टेड थे, इसीलिए ये कंफ्यूजन हो रहा है और ये सब राज्यों में कंफ्यूजन है, गुजरात तो में सर भी ये है, कंफ्यूजन महाराष्ट्र तो में भी ये है, बंगाल कंफ्यूजन में भी उस है। स्थिति में तो यही और है। बढ़ेगा ना सौरभ भारद्वाज साहब, जब ये कहा जा रहा है कि अगर आपको बहुत ज्यादा लक्षण नहीं है तो आप टेस्ट ना कराएं, क्योंकि अगर आप टेस्ट कराने जाएंगे तो गंभीर लक्षणों वाला कोई पेशेंट उस दिन हो सकता है इंतजार करता रह जाए टेस्ट के मामले में, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड कैपेबिलिटीज हैं। ऐसे में तो ये सस्पेक्ट और भी ज्यादा बढ़ेंगे ना, ये कंफ्यूजन और बढ़ेगा। डॉक्टर रजनीश कपूर के पास में लेकिन फिलहाल जाना चाहूंगा। डॉक्टर रजनीश, इतने पेशेंटली हमको सुनने के लिए, अपनी बारी का इंतजार करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, और माफी मांगूंगा मैं कि बहुत देर से मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन मैं ये समझना चाहूंगा कि इस सब के बीच क्या ये वाकई सिस्टम में इस तरीके की कई चीजें हैं जो हमको दिखाई देती हैं कि कोहेरेंट नहीं है, लेकिन असल में इस तरह अचानक आई हुई आपदा से ऐसे ही निपटा जा सकता है, और इसमें कई जगहों पर कई चीजें सिंक्रोनाइज नहीं लगें तो उसमें बेनिफिट ऑफ डाउट हमको देना पड़ेगा? या आपको लगता है कि ऐसा भी नहीं है, हमको पर्याप्त वक्त मिला, लॉकडाउन के समय तो खास तौर से मिला, हम अपना एसओपी बना सकते थे, चीजों में क्या करना है कर सकते थे, लेकिन वो वक्त हमने जाया किया और अब हम ठीकरा फोड़ रहे हैं इधर उधर? आई थिंक मैं सहमत हूँ काफी हद तक आपसे दैट लॉकडाउन में हम लोग एसओपी बहुत अच्छे बना सकते थे, बट शायद नहीं बना पाए, क्योंकि सबसे बड़ा जो एक गैप रहा वो ये था भी हमने शायद ये नहीं सोचा भी इसका जो प्रकोप होगा वो इतनी तेज गति से बढ़ेगा। उसके बाद हमने सोचा कि कुछ तेजी आएगा, बट इतना नहीं सोचा भी इतनी तेज गति से बढ़ेगा और इतने स्टीप राइज होगा इस ग्राफ का। इसलिए वो एसओपी नहीं है। अब एसओपी बनाने का जरूरत है, जिसमें 2-3 चीजें जो आप अभी डिफाइन कर रहे हो, मैं उसको आगे बढ़ाता हूं। जैसे एसिम्प्टोमेटिक केसेस या माइल्डली सिम्प्टोमेटिक केसेस में टेस्ट ना करना कोई सोल्यूशन नहीं है। हम वी आर इनटू प्रैक्टिस में, हमारे पास पिछले 5 दिन में भी कुछ ऐसे पेशेंट आए हैं जो सिंपल मसल एक बोल रहे हैं, कोई फीवर नहीं है और कोई खांसी नहीं है, कोई ब्रीदिंग डिस्ट्रेस नहीं है, बट उनका जब कोरोना टेस्ट किया जाता है तो वो पॉजिटिव निकलता है। ऐसे 4-5 केस हम पिछले 5 दिन में देख चुके हैं। नंबर 1, not doing cases is not a solution. We should continue to test more and more, and mildly symptomatic, moderate और severely symptomatic को तो करना ही है। दूसरा, आई थिंक एक severe SOP, जो stringent SOP अभी होना चाहिए, जो अभी भी डेफिशिएंट है, वो ये है कि वॉर फुटिंग रूम होना चाहिए। आप जब लोग इलेक्शन एनालिसिस करते हैं तो न्यूज चैनल्स वॉर फुटिंग रूम में होते हैं, 24 आवर्स यू आर देयर, इट्स लाइक अ वॉर सिचुएशन। एक वॉर फुटिंग, मल्टीपल वॉर फुटिंग रूम्स बनाना चाहिए। प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर को यूनाइट करना बहुत जरूरी है। ड्यूटीज लगना चाहिए थ्रू आउट द डे एंड नाइट, 24 आवर्स, जिसमें जो लोग घर के अंदर सीमित हैं कोरोना का, क्या हम उनका डेटा ले पा रहे हैं, क्या हम उनको मॉनिटर कर रहे हैं डेली बेसिस पे? नहीं। तो वो मॉनिटरिंग होना चाहिए। एक सिंपल पल्स ऑक्सीमीटर जो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। एक पल्स ऑक्सीमीटर 2,000 रुपए का आता है, उससे पल्स और ऑक्सीजन सैचुरेशन पेशेंट का इंस्टेंटली पता चल जाता है उसके फिंगर पे लगाने से। तो वो ट्रैक होना चाहिए, या तो उनको भेजा जाए या कैसे उन जो लोग जो कोरोना पॉजिटिव घर के अंदर सीमित हैं उनको हम कैसे ट्रैक कर रहे हैं। अभी तक इसका कोई एसओपी नहीं है। There is a possibility that those patients may deteriorate and we may lose some of those patients and mortality can happen. तो डेथ रेट को हम कम दिखाना चाहते हैं, अच्छी बात है, बट उसको कम एक्चुअली करें, तब रहेगा भी हम इसको एक्चुअल वे में कन्फ्रंट कर रहे हैं और कॉन्कर करने के लिए लड़ाई कर रहे हैं। चलिए, ये आपने जो 2-3 चीज़ें बताई, अब ये इसमें मैं अगली बार जब आपके पास आऊँगा तो डॉक्टर साहब ये भी पूछूंगा कि आपने कहा कि सभी का टेस्ट होना चाहिए, लेकिन मौजूदा जो हमारी क्षमता है टेस्ट करने की, उसमें अगर हमको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा तो आखिरकार क्या हम वहीं नहीं पहुंच जाएंगे जो अभी सरकारें कह रही हैं कि जो पहले गंभीर है उनका टेस्ट होने दीजिए? मैं आपसे समझूंगा, लेकिन एक बार फिर से मैं उस बात को लेकर, अभिषेक दत्त, आपका लास्ट पॉइंट जो आप कह रहे थे उसको जल्दी से बात कीजिए, फिर मैं सौरभ भारद्वाज और नरेंद्र जी के पास जाऊंगा। देखिए, मैं सौरभ जी से पूछना चाहता हूँ कि ये टेस्टिंग पर मिलियन का आंकड़ा आम आदमी पार्टी सरकार रोज देती है। मैं 2 छोटे मेरे सवाल है। कल का जो आंकड़ा था 2,66,000 अब तक टेस्ट दिल्ली में हो चुके हैं। मैं 2 चीजें सौरभ जी से पूछना चाहता हूँ, इनमें से रिपोर्ट्स कितने टेस्ट की अब तक आ चुकी है? जो मेरा मानना है अभी भी कई हजार रिपोर्ट्स पेंडिंग पड़ी है सरकार के पास में, और वो रिपोर्ट्स अब तक सामने नहीं आई है। उनके आने से आंकड़ा और ज्यादा बढ़ेगा। और सेकेंडली,
दिल्ली का पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा आ रहा है, 27 से 30% आ रहा है। आज मैंने सत्येंद्र जैन जी की एक बाइट एआई में देखी थी और उन्होंने बोला कि कम्युनिटी में ट्रांसमिशन है। अब ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन है या नहीं है, ये टेक्निकल टर्म है। मतलब मैं कंफ्यूज था उनकी बात सुन के कि एज अ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली आप इतनी बड़ी बात को इतनी लाइटली कह रहे हैं। अगर आज दिल्ली के अंदर कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है, सौरभ भारद्वाज से जवाब ले लें सर, टाइम हमारे पास लिमिटेड है। सौरभ भारद्वाज, कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो गया है तो फिर आपको कम से कम कोई सख्त कदम उठाना चाहिए। फिर तो बाजार, मॉल ये खोलना ये ठीक है ये सब? देखिए, पूरे भारत में आपके लोग ये बात जो मेरी सुन रहे होंगे उनको अपने दिल में पता चल जाएगा कम्युनिटी ट्रांसमिशन है या नहीं है। 20 से 30% से ज्यादा पेशेंट कोरोना पॉजिटिव के अगर ये कहें कि उन्हें नहीं मालूम कि उनको ये कोरोना कहां से हुआ है, मतलब उनका कोई रिश्तेदार, उनका कोई जानकार या वो खुद अमेरिका या बाहर कहीं पे घूम के नहीं आए, उनकी कोई ट्रैवल की हिस्ट्री नहीं है, वो कोई हॉस्पिटल के अंदर काम नहीं करते, डॉक्टर नहीं है और उनको इस सोसाइटी से ही उनकी समझ के बाहर कहीं से हुआ है 20 से 30% से ज्यादा, तो इसको कम्युनिटी ट्रांसफर कहते हैं। मुझे लगता है दिल्ली के अंदर ये आंकड़ा करीब 50 से 60% लोग ऐसे होंगे जिनको जो ये नहीं कह पाएंगे कि उनको ये कोरोना कहां से हुआ है। ठीक है। बाकी डेफिनेशन और इसको करना जो है वो केंद्र सरकार के पास है। और दूसरी बात, ये जो आपने सत्येंद्र जी को जो आपने कहा बेस्ट ऑफ लक कहा, वो बहुत जरूरी है दिल्ली के लिए। देखिए, सत्येंद्र जी हारेंगे जीतेंगे नहीं, मगर हाँ, अगर सब सरकारें मिलके थोड़ी भी जीत हासिल कर लेंगे तो कई मौतों को बचा लेंगे। इसीलिए जो है आज की तारीख में शुभकामनाएं सबको दीजिए। मैं खुद महाराष्ट्र को देता हूं, गुजरात को देता हूं, सबके लिए शुभकामनाएं बहुत जरूरी है। यही मंतव्य था, सरकारें जीतेंगी तो लोग मंतव्य बचेंगे। भी यही था, लेकिन उसको पढ़ा कैसे जाना है वो आदमी पे मुनहसर है। लेकिन नरेंद्र तनेजा साहब, मैं इस बात को लेकर आपके पास आना चाहूंगा। अगर ये सरकारें कह रही हैं, जिम्मेदार सरकारें कह रही हैं कि देखिए कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ हम बढ़ गए हैं, और हमको ये भी दिखाई दे रहा है कि अब कहीं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होती नजर नहीं आती है कि ये किससे मिला, फिर वो किससे मिला, फिर कहां से चेन बनी, ये हम देख रहे हैं कि अब नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये भी है कि ये इशारा है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन। फिर क्या, कौन सी टेक्निकल वजह है? आईसीएमआर ने जो बताया वो तो हमने सुना, लेकिन क्या ये सामने दिखाई नहीं दे रहा है कि ये एक से दूसरे को फैलने वाला और जिसमें पता भी ना चले किससे किसको हुआ, वो वाली स्थिति आ गई है? देखिए दिनेश जी, पहली बात तो ये मैं आपको कहूं कि देखिए मंतव्य किसका क्या था मैं उस पर अब नहीं जाना चाहता, वो आपके दर्शक सब समझ रहे हैं, उसको छोड़ दीजिए आप। और मेरा प्रोफाइलिंग आप टीवी पे मत करिए, ये आपका काम नहीं। सर मैं भी, अच्छा, फिर आप जा रहे हैं उस तरफ। तनेजा साहब एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या इस समय किसी कोरोना वॉरियर को बेस्ट ऑफ लक कहना गलत है क्या सर? अब आप देखिए बार बार उस तरफ जाकर फिर आप वही चीज जा रहे हैं, फिर वहीं पर ले जा रहे हैं चीजों को। सर आप सुनिए, सुन लीजिए मेरा। मैं बड़ी विनम्रता से अपने आप की स्थिति भी बता रहा हूं, और मेरे को आपकी प्रोफाइलिंग नहीं करनी। मैं आपकी करियर प्रोफाइलिंग करने वाला नहीं हूं सर, लेकिन मेरा भी करियर प्रोफाइलिंग कोई ना करे। अच्छा, मुझे डिबेट करने दीजिए, मुझे डिबेट करने तो मैं तो वही कह रहा था, आप ही जा रहे हैं इधर उधर बीटिंग अराउंड द बुश, आप कर रहे हैं सर। आपके कैरियर में मेरी 0% रुचि है, छोड़िए उसको। मेरी भी रुचि नहीं है सर, मेरी भी रुचि नहीं है। और अगर इसी में पढ़ना है तो बताइए, मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। आपको वक्त जाया होने की चिंता हो रही थी ना? मुझे बोलने दीजिए सर। मैंने जो सवाल पूछा है उसका जवाब दीजिए, अगर आप उसका जवाब दे देते हैं तो ठीक है, वरना मैं आगे चलता हूं सर। डॉक्टर सर एक्सपर्ट्स हैं, देखिए क्या है कम्युनिटी है स्प्रेड या नहीं है, ये काम पॉलिटिशियन मेरा या सौरभ जी का या दिल्ली के मुख्यमंत्री का नहीं है। वक्तव्यबाजी जिसको रोजाना करती है, एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स को आके करना चाहिए। उनको दिल्ली के लोगों को बताना चाहिए जो एक्सपर्ट जो उसको समझते हैं। अरविंद केजरीवाल जी का काम ये नहीं है, ये एक्सपर्ट्स को आकर के, दिल्ली के जो सरकार के एक्सपर्ट्स हैं, दिल्ली सरकार उनको मनोनीत करे और वो आकर के संवाद करे कि ये कम्युनिटी स्प्रेड है या नहीं है, इसको कैसे टैकल करा जाए। ये एक्सपर्ट्स का काम है, जिससे कि हम लोग जो दिल्ली के नागरिक है उस बात का विश्वास कर सके, जो एक कंसिस्टेंटली प्रोफेशनल बात हो। आज के समय में कोई राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है दिनेश जी। लोग ये जानना चाहते हैं उनकी जान कैसे बचेगी, लोग जानना चाहते हैं क्या उनको परहेज रखना है, क्या एहतियात उनको रखना है। लोगों की कौन सा ऐसा मॉडल है नरेंद्र तनेजा साहब जो दिल्ली सरकार के सामने रखा जा सकता है कि देखिए इस गवर्नमेंट को ऐसा काम किया जाना चाहिए जो आप लोग नहीं कर रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बता देता हूं। हमारे भारत के भी हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन, लेकिन हमारे यहाँ रोज जो स्टेटमेंट आकर दिए जाते हैं या जो फीडबैक दिया जाता है वो आईसीएमआर करती है या गृह मंत्रालय से एक जॉइंट सेक्रेटरी आके करते हैं, जिनके साथ में एडवाइजर्स होते हैं, जिससे कि बात जो है उस स्तर पर करी जाए जिसकी क्रेडिबिलिटी हो, साख हो, वो राजनीतिक वक्तव्यबाजी ना हो।
इसीलिए मेरा एक रिक्वेस्ट है दिल्ली सरकार और सौरभ जी से भी कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी सरकार से एक डॉक्टर्स को आगे लेके आइए, वो डॉक्टर रोजाना वही आकर के हम चलिए। लोगों को बताएं, हमारे जैसे दिल्ली के नागरिक हैं, कि क्या आज की स्थिति है, क्या कम्युनिटी स्प्रेड है। यानी अगर वो डॉक्टर एक्सपर्ट्स होंगे तो दिल्ली के लोगों का उन पर भरोसा उन पर होगा। ये नहीं, दिल्ली के लोग ये नहीं कहेंगे भगवान भरोसे। सरकार के मामले में मैं चीजें एक भगवान चीज भरोसे बताना हैं। चाहता सौरभ हूं। भारद्वाज, देखिए मैं एक बात बताऊं, ये बड़ा आसान था कि जब लॉकडाउन का क्रेडिट लेना था तो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हर पार्टी के आते थे, टीवी पे आते थे, बाकायदा 24 घंटे पहले बताया जाता था कि टीवी पे आने वाले हैं। ठीक है, अब वक्त है अकाउंटेबिलिटी का और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का। अब वो पॉलिटिशियंस नहीं है, वो टीवी पे भी नहीं आ रहे, अब डॉक्टरों को आगे किया गया है। मुझे लगता है ये वक्त भी है कि जो हमारे चुने हुए राजनेता हैं, जो हमारे महानायक है देश के, वो आए लोगों के सामने और उनको बताएं। ये वक्त छुपने का नहीं है, ये अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का वक्त है। नहीं, लेकिन उन्होंने ये बात कही कि आप पर तो भरोसा ही नहीं हो रहा है, एक्सपर्ट्स को लाइए। सियासतदानों पर भरोसा नहीं है उनको। देखिए ये उनकी परेशानी है, मगर मुझे लगता है जो सियासतदान क्रेडिट लेने आ रहे थे 2 महीने पहले टीवी पे, जो कह रहे थे 16 मई तक कोरोना खत्म हो जाएगा, जिन्होंने कहा था 8 बजे 8 मिनट सौरभ भारद्वाज, एक बात और, खत्म हो जाएगा, एक ऐसा बात नहीं है और, कि वो लोग भूल गए हैं वो वाली नहीं बातें देखिए, भी फिर ये कोलाज बात बना गलत के हो बताई जाएगी। जा फिर सकती है। ये वैसा ही हो जाएगा जैसा तनेजा जी अभी बात कर रहे थे। सौरभ भारद्वाज, वो भी देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए जरूरी था। हम इस वॉर में सबको ही एकजुट हैं, यही बात तो कहनी है, इसीलिए वो ताली और दिया हुआ था। फिर आप अगर इस तरह का जवाब देंगे तो वही नरेंद्र तनेजा जी वाला हिसाब हो जाएगा जैसा वो अभी तक कर रहे थे। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि क्या लॉकडाउन के समय दिए हुए वक्त का उपयोग नहीं किया गया अपने को अपस्केल करने के लिए, चीजों को भांपने के लिए, चुनौतियों को समझने के लिए और उस हिसाब से अपने रिसोर्सेज को ऑगमेंट करने के लिए? देखिए आज की तारीख में भी, जैसे कि सत्येंद्र जैन साहब बता रहे थे, आज की तारीख में भी आपको दिखेगा कि करीब 9000 डेडिकेटेड बेड्स हैं हमारे पास कोरोना के लिए, जिसमें करीब सर उसके बावजूद लोग भटकते हुए क्यों नजर आते हैं सर? दिल्ली के ही वीडियोस क्यों नजर आते हैं? जी, उसका कारण है ये जरूर होता है कि किसी को अमुक अस्पताल के अंदर एडमिशन चाहिए, किसी को लगता है कि ये बेस्ट हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल, और उसको वहां पे एडमिशन नहीं मिल रहा तो वो दूसरे में ट्राई कर रहा है। मगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर आज भी जगह है और अब बहुत सौरभ भारद्वाज साहब, क्या ये मुझको आपको बताने की जरूरत है सर कि एक दो नहीं कई वीडियोस हैं जिसमें लोग भटकते हुए नजर आ रहे हैं, कई जगहों से शिकायतें आ रही हैं, कई लोगों ने दम तोड़ दिया है। क्या ये आपको बताने की आवश्यकता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स खून चूस रहे हैं लोगों का, उन्होंने मनमाने तरीके से लोगों से चार्जेस वसूल किए हैं और कई लोगों ने इसको अपनी पॉम्फलेट छापकर स्टैंडर्ड रेट्स भी बता दिए हैं कि 3 दिन में 5 लाख रुपए लेंगे हम। इस तरह की स्थितियां हो रही हैं, कोई कैपिंग नहीं है। क्या ये आपको बताए जाने की आवश्यकता है सर? और क्या अगर अब नहीं तो कब एड्रेस किया जाएगा इन इश्यूज को सर? जिन अस्पतालों की शिकायत आई है उनके ऊपर एक्शन भी लिया गया है, कुछ अस्पतालों के ऊपर तो एफआईआर भी दर्ज कराई गई है, और वो जो पैम्फलेट घूम रहा था वो हमारे पास भी आया 3 दिन पहले, तुरंत उस अस्पताल से पूछा गया और उन्होंने क्लैरिफिकेशन बाकायदा दिया कि ये हमारा पैम्फलेट नहीं है। उन्होंने कोई 4400 रुपए का कोई रेट बताया, ये हमारा रेट है, उन्होंने उसको डिनाई भी किया है। और आज भी कोई शिकायतें आ रही है। सौरभ भारद्वाज जी, आपको ये भी पता होगा कि बीमा कंपनियों ने तो इसके लिए कैपिंग कर दी है कि हम इससे ज्यादा खर्चा इस मामले में अगर आए तो हम नहीं देंगे, लेकिन अस्पतालों के ऊपर उनके खर्चे, वो जो बिल बनाते हैं उसके ऊपर कोई कैपिंग नहीं है। ऐसे में कैसे चलेगा सर? कैसे लोग इलाज कराएंगे? जी अब जो है इन सभी प्राइवेट अस्पतालों को, हर अस्पताल के जो ओनर्स हैं उनको बुला के हेल्थ मिनिस्ट्री में मिला जा रहा है और उनसे उनके रेट जो है पूछे जा रहे हैं और उनको कहा जा रहा है कि रेट्स जो है अगर आप गैर वाजिब लेंगे तो सरकार आपके ऊपर कार्रवाई करेगी। ये बाकायदा ये प्रोसेस जो है पिछले 1 हफ्ते से चल रहा है। एक अस्पताल के नुमाइंदे को, जो इनके हेड है, उनको बुला के किया जा रहा है। चलिए डॉक्टर रजनीश कपूर, आपने सुना इसमें, देखिए कई बातें तो ऐसी हैं कि यहाँ कोई किसी को सियासत में मिले हुए मौके में छोड़ता नहीं है, और जब आरोप लगते हैं तो डिफेंड करना भी दूसरों का हक होता है, वो किया जाता है। लेकिन इस सब के बीच में गैप कहाँ है सर? और क्या वो गैप आपको लगता है आने वाले दिनों में जल्दी हम भरता हुआ देख रहे हैं ताकि लोगों को परेशानियां ना झेलनी पड़े? क्या अब ये समझ में आने लगा है कि हमको निपटना कैसे है एज अ सोसाइटी, या अभी इसमें और टाइम लगेगा? I think gap यहाँ है. So first of all, I think our governments and everybody is doing the best of their efforts. There's no doubt about it. So, हर किसी का intent है, हर किसी का effort है उसको ठीक करने के लिए. But I think upscale हुआ है, but उस
उस मेजर से अपस्केल नहीं हुआ जिस मेजर से कोरोना वायरस एकदम से स्टीप राइज पे गया है. So still there is a gap. Still there is a gap. The way it has engulfed the society, the way we are prepared. हम लॉकडाउन में प्रिपेयर हुए, बट उस पॉइंट तक प्रिपेयर नहीं हुए जहां पे हमें होना चाहिए था. तो आई थिंक अभी भी next 2 months are going to be really bad according to medical science, that it's going to take a very steep rise. और हम उस ढंग से अपस्केल नहीं है. सिर्फ बेड्स का आपने बात किया, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट के लिए बेड्स अरेंज हो रहे हैं, बेड्स अरेंज कर रहे हैं, दे आर पुटिंग अप देयर बेस्ट एफर्ट्स, बट स्टिल सिर्फ बेड्स अरेंज करने से सारी सिचुएशन नहीं संभलेगा. आपने शुरुआत वहां से किया था. मेडिक स्टाफ क्या इनफ है, क्या डॉक्टर्स पूरी तादाद में उनके पास हैं, ये सब चीजों का मुआयना बिल्कुल पेपर पे होना चाहिए. दैट इन केस बहुत बड़ी बात आपने डॉक्टर रजनीश कही कि अगर चुनावों के समय वॉर रूम्स बन सकते हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के, तो इस समय ये वॉर रूम क्यों नजर नहीं आ रहा है. लेकिन अब वक्त और होता तो अभिषेक दत्त साहब मैं आपके पास आता. माफी आपसे मांगूंगा, आपको सबसे कम वक्त मिला है आज बोलने के लिए, लेकिन फिर भी बहुत धन्यवाद. और खास तौर से नरेंद्र तनेजा जी को बहुत सारी शुभकामनाएं मैं दूंगा कि वो कोरोना से लोगों को बचाएं और लोगों को जागरूक करें और आसपास अवेयरनेस फैलाएं, और जो भी वो कर सकते हैं एक वोटर की हैसियत से दिल्ली के, वो करें. आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज की अड़ी में जुड़ने के लिए. अड़ी क्योंकि हमें है देश की पड़ी. आज के लिए इतना ही. फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर.